मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 14 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 20वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। मानव ने अपने अथक प्रयत्नों द्वारा अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तल और भूगर्भ तक के अनेक रहस्यों को जान लिया है। मानव के पांव चांद की धरती को नाप आए हैं। यही नहीं, वो आज सुदूर ग्रहों पर उतरने के लिए भी उत्सुक है। उसके बनाए अंतरिक्ष यान और न जाने कितने कृत्रिम उपग्रह निस्सीम अंतरिक्ष में लगातार घूम रहे हैं। आज प्रकृति उसके लिए कोई अजूबा न रहकर उसकी सहचरी बन गई है। इतना होने पर भी हम अभी तक वैज्ञानिक खोजों का समुचित उपयोग नहीं सीख पाए हैं। इसी शताब्दी के पूर्वार्ध में दो विश्व युद्ध हुए, जिनमें असंख्य लोगों की जानें गई और मृतकों से भी कहीं अधिक लोग विकलांग बना दिए गए। कभी कभी तो लगता है कि विज्ञान की जानकारी मानव के लिए कहीं भयंकर अभिशाप न बन जाए। शायद ये दुर्दशा देखकर ही राष्ट्र कवि दिनकर का क्षोभ कुरुक्षेत्र की इन पंक्तियों में फूट पड़ा है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तो शिशु अभी अज्ञान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। काट लेगा अंत, तीखी है बड़ी यह धार। द्वितीय विश्व युद्ध में निश्चित रूप से विज्ञान का विध्वंसकारी रूप दिखाई पड़ा। नागासाकी और हिरोशिमा पर बरसाए गए केवल 2 परमाणु बमों ने ऐसा कहर ढाया कि विश्व सभ्यता करा उठी। उसके बाद वह सचेत हो विज्ञान के अभिशाप को वरदान में बदलने के लिए तत्पर हो गई। जिन महान मानवतावादी वैज्ञानिकों ने विज्ञान के अभिशाप को वरदान में बदलने का बीड़ा उठाया, उनकी अग्रिम पंक्ति में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम अंकित है। भारत माता के इस सपूत का जन्म 3 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई के एक धनी पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता J.H. भाभा मुंबई उच्च न्यायालय के नामी बैरिस्टर थे। होमी बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। 17 वर्ष की उम्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाभा इंग्लैंड गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1931 ईस्वी में उन्होंने यांत्रिकी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1934 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 3 वर्ष तक डॉक्टर भाभा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाया और अपना शोध कार्य जारी रखा। डॉक्टर भाभा ने ब्रह्मांड किरणों पर शोध किया था। उनका ये शोध कार्य इतना अभिनव और महत्वपूर्ण था कि उन्हें 1941 ईस्वी में इंग्लैंड की प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था रॉयल सोसाइटी ने अपना फेलो चुना। डॉक्टर भाभा की अवस्था उस समय केवल 32 वर्ष की थी। इतनी छोटी उम्र में ये सम्मान पाना सचमुच गौरव की बात है। अब तक ऐसे सौभाग्यशाली भारतीय गिने चुने ही हुए हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ था। ये सम्मान पाने वालों में जगदीश चंद्र बसु पहले भारतीय थे। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम आता है। अपनी खोज और अनुसंधान के सिलसिले में डॉक्टर भाभा को तत्कालीन विश्व के महान वैज्ञानिकों के साथ मिलने जुलने तथा कार्य करने का अवसर मिला। इटली, इंग्लैंड और डेनमार्क के अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भाभा की योग्यता एवं वैज्ञानिक सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा की। 14 वर्षों तक विदेश में रहने के बाद सन 1941 में डॉक्टर भाभा स्वदेश लौट आए और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भौतिकी के रीडर नियुक्त हुए। यहाँ अध्यापन करते हुए उन्होंने ब्रह्मांड किरणों के क्षेत्र में अपना अनुसंधान जारी रखा और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण शोध किए। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान आदि विकसित देशों की तरह की आधुनिक प्रयोगशालाएं हमारे देश में आज भी नहीं है। परतंत्र भारत में तो इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमारे देश में प्रायः सभी वैज्ञानिकों को आरंभ से ही यह अभाव खटकता रहा है। इसीलिए जगदीश चंद्र बसु ने अपनी जीवन भर की कमाई से कोलकाता में प्रयोगशाला बनाई और डॉक्टर रमन ने बंगलौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर में अध्यापन करते हुए डॉक्टर भाभा डॉक्टर रमन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला में अनुसंधान करते रहे।
लेकिन वो प्रयोगशाला उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती थी। उन्हें उच्च कोटि की एक आधुनिक प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। डॉक्टर भाभा ने इसके लिए कोशिश की और उनकी कोशिश शीघ्र ही कामयाब हो गई। सर दोराबजी टाटा बम्बई, मुंबई के धनाढ्य व्यक्ति थे। उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। उस ट्रस्ट ने उदारतापूर्वक प्रयोगशाला के लिए धन दिया और डॉक्टर भाभा ने अपने अथक प्रयत्नों से 1945 ईस्वी में बम्बई, मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। बम्बई, मुंबई सरकार ने भी उक्त संस्थान के निर्माण में योगदान किया। डॉक्टर भाभा उस संस्थान के निदेशक नियुक्त हुए। आज हमारे विज्ञानी इसमें शोध कार्य कर रहे हैं और यह भारत में शोध कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था है। इस संस्था की स्थापना के बाद डॉक्टर भाभा को अपनी खोज को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। डॉक्टर भाभा उच्च कोटि के गणितज्ञ भी थे। गणित पर अधिकार होने के कारण उन्हें अपने सिद्धांतों को गणितीय ढांचे में प्रस्तुत करने में बड़ी सुविधा मिली। डॉक्टर भाभा ब्रह्मांड किरणों के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपने बंगलौर, अब बेंगलुरु में और बाद में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बम्बई, मुंबई की प्रयोगशालाओं में काम करके इन किरणों की खोज जारी रखी। उनके साथ अनेक तरुण वैज्ञानिकों ने भी इन किरणों की खोज की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। यही कारण है कि ब्रह्मांड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, वे किस प्रकार धरती पर पहुंचती हैं, उनमें कितनी शक्ति होती है, वे वस्तु विशेष को किस सीमा तक पार कर सकती हैं, आदि बातों के बारे में डॉक्टर भाभा ने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो वैज्ञानिक जगत में कैस्केड सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। कैस्केड कहते हैं वर्षा पर प्रपात की धारा को। चूंकि प्रपात की तरह ही ब्रह्मांड किरणों की वर्षा होती है, इसीलिए उनकी खोज को कैस्केड सिद्धांत नाम दिया गया है। डॉक्टर भाभा को इस सिद्धांत से काफी प्रसिद्धि मिली। इस सिद्धांत से उन्हें परमाणुओं के संबंध में बहुत सी नई महत्वपूर्ण बातों को जानने में सहायता मिली। देश के आजाद होने पर डॉक्टर भाभा को परमाणु ऊर्जा आयोग का उत्तरदायित्व सौंपा गया। वे इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इस काम को उन्होंने बड़ी योग्यता और क्षमता से आगे बढ़ाया। सैकड़ों विज्ञानी उनकी देखरेख में दिन रात काम करने लगे और बहुत कम समय में ही भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। 12 जनवरी सन 1957 को बम्बई, मुंबई के पास ट्राम्बे में डॉक्टर भाभा की देखरेख में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा आजीवन उसके संचालक रहे। इस केंद्र में भारत कनाडा सहयोग के अंतर्गत 3 परमाणु भट्टियां बनाई गयी, जिनसे बम्बई, मुंबई नगर की बिजली की मांग की पूर्ति हो रही है। इसी तरह राणा प्रताप सागर, राजस्थान और तारापुर में भी परमाणु भट्टियां बनाई गयी। डॉक्टर भाभा मानवतावादी विज्ञानी थे। वे परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के पक्षपाती थे। यो 1965 की लड़ाई के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि भारत बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च से शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है। किंतु डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु बम न देकर परमाणु शक्ति दी। उनकी योजना थी कि थोड़े ही समय में परमाणु से इतनी ऊर्जा पैदा की जाए कि देश को ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। इस शक्ति की सहायता से खेती और उद्योग को इतना बढ़ाया जाए कि भारत संसार के संपन्न देशों में गिना जा सके। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के जनक भी डॉक्टर भाभा ही माने जा सकते हैं। जरा विचार कीजिए कि यदि इस क्षेत्र में डॉक्टर भाभा के प्रयत्नों से भारत ने प्रगति न की होती तो आज हम दूरदर्शन, टेलीविजन, संगणक, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर आदि के उपयोग से वंचित ही रह जाते। डॉक्टर भाभा एक और जहां महान विज्ञानी थे, वहीं एक कुशल संगीतकार और चित्रकार भी थे। यदि विज्ञान उनका अध्यवसाय था तो कला प्रियता उनकी सुरुचि और संवेदनशील मानस की प्रतीक थी। उन्हें बाग बगीचे लगाने का भी शौक था। वे अपने हाथों से उगाए फूलों के सौंदर्य पर रीझ उठते थे। डॉक्टर भाभा ने देश विदेश में खूब नाम कमाया।
देश विदेश में कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया। 1937 ईस्वी में उन्हें एडम्स पुरस्कार मिला और 1948 ईस्वी में उन्हें हॉपकिंस पुरस्कार भी मिला। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1955 ईस्वी में शांतिमय कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के निमित्त जेनेवा में संसार के 72 देशों से विज्ञानियों का सम्मेलन हुआ, जिसके वे अध्यक्ष चुने गए थे। विकासशील भारत के एक विज्ञानी का इस सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित होना सचमुच गौरव की बात है। 1957 ईस्वी में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। जनवरी 1966 स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महीना साबित हुआ। पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ और उसके 10वें दिन ही डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहांत हो गया। यह विमान दुर्घटना आल्प्स पर्वत पार करते हुए हुई थी। ये दुर्घटना इतने हिमाच्छादित और उत्तम प्रदेश में हुई कि डॉक्टर भाभा और अन्य यात्रियों के शवों का पता तक नहीं चल सका। डॉक्टर भाभा का पार्थिव शरीर उस शीतल हिमानी प्रदेश की न जाने किन अतल गहराइयों में छिपा पड़ा होगा। आजीवन शांतिपूर्ण कार्यों में रत रहने वाले महामानव की भौतिक देह को शांति का कितना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा था, डॉक्टर भाभा के असामयिक स्वर्गवास से जो क्षति हमें हुई, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। शास्त्री जी की जगह तो कोई न कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, परंतु डॉक्टर भाभा का स्थान कौन भर सकेगा।